नमस्कार साथियों। इससे पहले के क्लास में हम अनुच्छेद 20 तक समझ चुके थे। अब हम अनुच्छेद 21 के बारे में समझेंगे। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 21 में यह घोषणा किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के उसके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब यह है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी भी व्यक्ति के उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उस व्यक्ति के प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्राण की स्वतंत्र हमारे संविधान में प्राण की स्वतंत्रता के तहत प्राण की स्वतंत्रता को केवल शारीरिक बंधनों में न बांध कर इसमें मानवीय अधिकारों की भी घोषणा की गई है। मानवीय अधिकारों की घोषणा के तहत इसमें निम्नलिखित अधिकार आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे आपस में मानव के साथ या जानवरों के साथ दयालुता के भाव के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। जीवन रक्षा का अधिकार। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। स्वच्छ वातावरण एवं दूषित रहित जल एवं वायु में जीने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वे स्वच्छ वातावरण एवं दूषित रहित पानी एवं वायु में स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत ही सबसे प्रमुख अधिकार आता है निजता का अधिकार। निजता के अधिकार के तहत ही गोपनीयता का अधिकार आता है। गोपनीयता का अधिकार का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वे अपने सूचनाओं या प्राइवेसी को गुप्त रख सकता है। मतलब उसकी प्राइवेसी को किसी व्यक्ति के द्वारा या राज्य के द्वारा लीक नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति या राज्य किसी व्यक्ति के प्राइवेसी को लीक करता है तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। निजता के अधिकार के तहत ही प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे अपने मनपसंद के साथ शादी विवाह कर सकता है, दाढ़ी मूंछ रख सकता है तथा रंग बिरंगे कलर से अपने बालों को कलर करा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी व्यक्ति को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है। निजता के अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे अपने मनपसंद के कपड़े को पहन सकता है या अपने मनपसंद के व्यक्ति के साथ शादी विवाह कर सकता है। इस प्रकार से हमारे संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे अपने शरीर से जुड़े अधिकारों की रक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे की परवरिश करने की जिम्मेदारी उसके पिता की होगी, न कि उस व्यक्ति की। अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों से हटाकर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे 14 वर्ष की उम्र तक प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क अर्जित कर सकता है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि जब हिरासत दो प्रकार की होती है, एक दंड विषयक हिरासत, एक निवारक निरोध विषयक हिरासत। दंड विषयक हिरासत के तहत किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब वह किसी अपराध को कर चुका होता है, लेकिन निवारक विषयक हिरासत के तहत व्यक्ति को उसके दंड के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि भविष्य में अपराध को रोकने के लिए उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दंड विषयक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको भी हमारे संविधान में उस व्यक्ति को भी 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला, गिरफ्तारी करने का आधार जानने का अधिकार। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को जब पुलिस
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाते हैं तो गिरफ्तार उस व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वे पुलिस से पूछ सकता है कि किस आधार पर आप हमें, किस वारंट के आधार पर आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक। दूसरा में कहा गया कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार। इसका मतलब यह है कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के अंदर पुलिस उस व्यक्ति को अपने नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब दंडा अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगी। ठीक। 24 घंटे में यातायात के समय को नहीं जोड़ा गया है। तीसरा में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वे गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को रिहा कर देंगे। इसका मतलब यह है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार होगा। ठीक। गिरफ्तारी व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वे हिरासत में लेने के खिलाफ अपना प्रतिवेदन दाखिल कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को निवारक विषयक हिरासत के तहत भी गिरफ्तार किया जाता है तो इसके तहत भी व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। पहला, व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा दिनों तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विषयक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा दिनों तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। ठीक। हिरासत में लेने का आधार जानने का अधिकार। निवारक, यदि किसी व्यक्ति को निवारक विषयक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि हिरासत में लेने का आधार जान सके। ठीक। तीसरा में कहा गया कि हिरासत के विरुद्ध प्रतिवेदन दाखिल करने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि जब किसी व्यक्ति को निवारक विषयक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति इस निवारक विषयक हिरासत के खिलाफ भी अपना प्रतिवेदन दाखिल कर सकता है। इस प्रकार से हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 23 विशेष रूप से व्यक्तियों के खरीद बेच पर रोक लगाने का कार्य करता है। बलात्कार श्रम का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को बलात्कार श्रम व्यक्तियों के बंधुआ मजदूरी, दास मजदूरी एवं गुलामी प्रथा को समाप्त करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 23 व्यक्तियों के खरीद बेच एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने का कार्य करता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बच्चों के रोजगार पर प्रतिषेध। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 24 के तहत कहा गया है कि किसी भी बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार पर नहीं रखा जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में, मतलब आकस्मिक परिस्थितियों में बच्चों को रोजगार पर रखा जा सकता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे किसी भी धर्म को अंतःकरण से, मतलब आंतरिक रूप से किसी भी धर्म को मान सकता है। उस धर्म के अभिवृद्धि के लिए उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 के तहत ही मुसलमानों को यह स्वतंत्रता है कि वे किसी भी स्थान पर बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं, तथा सिखों को यह अधिकार है कि वे सार्वजनिक स्थलों या सार्वजनिक स्थानों पर कड़ा एवं कृपाण को धारण करके वहां पर आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि सभी धर्म, हमारे संविधान में अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धर्मों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने धर्म के प्रबंधन करने के लिए सामूहिक रूप से धर्म का विकास कर सकते हैं। धार्मिक प्रबंधन के तहत अपने मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, गुरुद्वारे का निर्माण आदि
निर्माण किए आदि सामूहिक रूप से आदि निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर का अधिरोपण नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से किसी विशेष धर्म के विकास करने के लिए किसी विशेष धर्म का विकास करने के लिए कर का अधिरोपण नहीं करेगी। यह विशेष रूप से कर को अधिरोपण करने धर्म के नाम पर कर को अधिरोपण करने से रोकता है, लेकिन शुल्क धर्मों का यह अधिकार है कि वे अपने धर्म के विकास के लिए शुल्क की प्राप्ति कर सकते हैं। 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वे धार्मिक शिक्षाओं में धार्मिक शिक्षाओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 28 में यह घोषणा किया गया है कि राज्य के खर्च पर चलने वाले शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी, अर्थात राज्य के पैसे से जो की जाती हैं उसमें धार्मिक शिक्षाओं को देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थाओं में लीग, जाति, धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने मन पसंद के शैक्षणिक संस्था को खोल सकते हैं तथा उस शैक्षणिक संस्था में बेहतर शासन एवं प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार से संबंधित विषयों पर चर्चा किया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अतः संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत निरस्त कर दिया गया।